हर्षदा स्क्रीन पे अब आपको रेडी नजर आएंगी बहुत सारे Q1 अपडेट्स, उसके बाद स्टॉक से न्यूज़ पे उतरेंगे। ये इंडिया इंक के हालात पता चलते हैं Q1 अपडेट्स। उससे याद आया बीसीसीआई ने तो 125 करोड़ रुपए दिए। पहले जब कोई टीम जीतती थी आती थी तो ये कॉर्पोरेट वो कॉर्पोरेट, हम ये देंगे वो देंगे करते थे। इस बार किसी ने ऐसा अनाउंस नहीं करा है। ये हालात बिगड़ रहे हैं क्या इंडिया इंक, ऐसा मानो क्या? अभी आई थिंक सब प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते होंगे। आई थिंक बाद में बताएंगे। बाद में बता रहे हैं। हो सकता है आनंद महिंद्रा जी तो कुछ अनाउंस कर ही दें। वो तो नॉर्मली जैसे सबको एक एक हाँ, इस बार अभी तक मैं कल वही देख रहा था, अभी तक अनाउंसमेंट आया नहीं है किसी अब तक अनाउंसमेंट। आशीष, आपने से ये बात रेज करी है। आई थिंक मैं शायद राजदीप सरदेसाई की ट्वीट थी या किसकी ट्वीट थी, मैं बता रहा हूँ। एक टाइम था जब इंडियन क्रिकेटर्स को टेस्ट मैच के लिए 500 रुपये मिलते थे और एक बार उन्होंने न्यूजीलैंड को 3 दिन में हरा दिया तो बीसीसीआई ने 300 रुपये दिए। क्यों? 3 दिन में मैच जीत लिया तो 500 रुपये तो 5 दिन के मिल तो वो टाइम था। अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ एक चीज़। ये आज की जनरेशन में हर पेरेंट चाहता है कि भाई बच्चा क्रिकेटर बन जाए और अगर बन जाए तो बहुत अच्छा करियर बन जाता है। अब हमारे टाइम पे क्यों जो माँ बाप होते थे वो बच्चों को कहते थे कि भाई खेल कूद करो लेकिन पहले पढ़ाई पे फोकस करो। तो उस समय पे जो इंडिया के क्रिकेट के जो बड़े से बड़े स्टार थे ना, वो भी डीटीसी की बस में ट्रैवल करते थे। कपिल देव, मदन लाल वगैरह, आप इन्होंने सबने अपनी लाइफ डीटीसी की बस, वो उतना ही पैसा मिलता था उस समय। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं मिलता था। वो बाद में जब चेंज हुआ था, जब वो फिर रवि शास्त्री को पहली बार जब वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस में वो कार मिली थी, जिस पे इतनी ड्यूटी लग गई थी वैसे, तो उसके बाद जब क्रिकेट में कॉर्पोरेट आए और उसके बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ और फिर जब सचिन तेंदुलकर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके बाद से क्रिकेट में इस लेवल का पैसा आया। और आईपीएल ने तो खैर पूरा नेक्स्ट लेवल का पैसा ला के दे दिया टीम में। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ना बाकी स्पोर्ट्स में भी हों। थोड़ा एक आध स्पोर्ट में हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये क्योंकि पैसा तो बहुत है हमारे पास और क्लियरली फैंस भी हैं। बस ये है कि अब थोड़ा सा बाकी स्पोर्ट्स में अगर और इसी तरीके से आएगा तो हम बाकी स्पोर्ट्स में भी शायद और आगे आउट परफॉर्म कर पाएं। करेंगे सब जगह। वैसे अब छाने तो लगे ही हैं इंटरनेशनल हर कॉम्पिटिशंस में। आप देखिए ना मेडल्स की संख्या कैसी बढ़ रही है। ऐसी होता है जब इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रही होती है तो खूब जलवे होते हैं। गावस्कर हमारे बढ़िया स्पोर्ट्समैन है। गावस्कर आप मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। बिल्कुल। मुझे ध्यान है जब मैं शूटिंग करता था, मार्क्समैन था, तब मेरे फादर ने एक दिन मुझे बुलाया, बेटा धंधे पे ध्यान दो। मैं 5-6 घंटा प्रैक्टिस करता था। पैसा कमाओगे तो गोली खरीदोगे, मुझे वो स्टेटमेंट याद है। तो उस दिन के बाद मैंने कम कर लिया। ये फैक्ट है सर्वाइवल का। नहीं, अब तो बदल रहा है खैर स्पोर्ट्स का रुझान इस देश में। खैर चलिए अब आगे बढ़ा जाए। इंडिया इंक की माली हालत है कैसी, अब बताते हैं आपको। पहले दिग्गज एचडीएफसी बैंक के साथ शुरुआत करेंगे। इसके लिए पोजीशनिंग कैसी है, मानस के पास चलेगी। मानस, आप चार्ट रेडी रखना, आता हूं आपके पास। हर्षदा क्या कह रहे हैं डिटेल में इसके अपडेट्स? यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फीकापन, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली आशीष, क्योंकि डिपॉजिट और एडवांसेस उतने नहीं बढ़े हैं जितना शायद बाजार में स्टॉक को लेकर यूफोरिया देखने को मिला हो। तो वो नंबर्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहाँ पर डिपॉजिट ग्रोथ इनफैक्ट घटी है और ये 23 लाख करोड़ के आसपास, 23.79 लाख करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी। आप गौर करिएगा यहाँ पर कंपनी ने जो एडवांसेस दिए हैं पिछले क्वार्टर में ये 25 लाख करोड़ के ऊपर के थे, अब की बारी 25 लाख करोड़ के नीचे आ रहे हैं, करीब 24,87,000 करोड़, यानी कि 0.1% तक का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कासा रेशियो पर भी दबाव देखने को मिला है। कासा रेशियो दरअसल 36.3% पर आ गया वर्सेस 38.2%। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सेविंग डिपॉजिट्स में आधे % तक की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखने को मिल रही है। ये कासा का डिटेल ब्रेकअप है कि कितना प्रेशर देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो करीब 104.5% के आसपास आई है वर्सेस 105.4%। तो हर पैरामीटर पर हमने देखा है थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है और उसी को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट। बेसिकली उतना स्केल नहीं देखने को मिला जितने स्टॉक में यूफोरिक मूव्स देखे गए हैं। तेजी तो बहुत हुई है और खैर तेजी के पीछे रीज़न कुछ और भी थे, ना सिर्फ Q1 अपडेट से पहले का, लेकिन वो तो खैर पैसे इनफ्लोज आने के पीछे एक बड़ा रीज़न था जो मूड माहौल बदल गया और एफआईआईज़ की सेलिंग जो थमी थी।
पर पार्थिव, ये एचडीएफसी बैंक के ये अपडेट्स, हाँ वाकई डिपॉजिट्स ठंडे हैं, कासा मामला बिगड़ रहा है, और कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो क्वार्टर है ये मेरे ख्याल से सभी के साथ ऐसा होना है, सभी दिग्गजों के साथ शायद ऐसा होगा। तो उस पर्सपेक्टिव में देखते हुए एचडीएफसी बैंक का ये अपडेट कैसा, और आप लोग का स्टॉक पे व्यू क्या बन रहा है? देखिए एक्चुअली एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू एक्यूमुलेट इन द रेंज ऑफ 1400 एंड 1500। हिस्टोरिकल लो पे वैल्यूएशंस चल रहे थे और उस टाइम पे यही एस्टिमेट्स थे कि आगे जाते जब भी एफपीआई के फ्लोज आते हैं तो एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी में ये वैल्यूएशंस पे तो डेफिनेटली आएंगे। और हमने देखा कि पिछले महीने ऑलमोस्ट 9000 करोड़ का एफपीआई फ्लो है और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जो है उनका रिलेटिवली काफी री रेटिंग हुआ। और एचडीएफसी बैंक का ये जो पर्टिकुलर क्वार्टरली अपडेट है, अगर सीजनली देखने जाए तो थोड़ा वीक क्वार्टर रहता है। बैंक बहुत अग्रेसिवली टारगेट कर रही है उनका कासा इंप्रूव करने के लिए, और जो करंट अकाउंट्स है वहाँ पे आई थिंक डेफिनेटली स्लो डाउन है। और इसकी वजह से आई थिंक एक कॉन्शियस स्टांस लेके बैंक जो डिसबर्समेंट है वो ग्रोथ भी काइंड ऑफ स्लो कर रही है। अगर मर्जर निकाल दे और कोर एचडीएफसी बैंक का डिसबर्समेंट देखे तो दैट इज एट 14.5%। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब जीडीपी 60% पे ग्रो करती है तो एचडीएफसी बैंक डिसबर्समेंट 18 से 20% के आसपास करती है, लेकिन उन्होंने कॉन्शियस एफर्ट्स लेके स्लो डाउन किए। मुझे लग रहा है ये राइट स्टेप है। और आगे जाते जैसे जैसे उन्होंने ब्रांच नेटवर्क एक्सपैंड किए, कासास बढ़ेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे आएगा ऐसा लग रहा है हमें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर कोई भी करेक्शन आता है ड्यू टू मार्केट स्लो डाउन तो एचडीएफसी बैंक इन द रेंज ऑफ 1550 1650 यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन बनता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें रुचि ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मानस, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ गया है, अपडेट्स तो हैं पस्ती, और स्टॉक में रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट है नहीं, ऐसा देख के लगता है। आप क्या करोगे स्टॉक पे? देखिए, अगर ये निवेश 2-3 मंथ का है, उससे ज्यादा समय का है, तो मेरे ख्याल से इस करेक्शन पे घबराने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो आई थिंक पॉजिटिव है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 3 से 6 महीने में आपको 1900-1950 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। आज क्या करना है? आज फिलहाल के लिए वेट करेंगे, गिरावट देखने को मिले, गैप डाउन देखने को मिले तो इंतजार करिए, खरीदारी नहीं करेंगे। अगर 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले 1700 रुपए के आसपास, वहां पर रिकवरी देखने को मिले, बाइंग देखने को मिले, तो वहां आप चांस ले सकते हैं 1690 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन वो डिप ना दिखे और वापस हमें 1740 के ऊपर स्टॉक देखने को मिल जाए। 1740 के ऊपर तो डेफिनेटली बाय करना है, फिर आपको 1710 के स्टॉप लॉस लगाने हैं। मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे आज बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है एचडीएफसी बैंक में। ओके, एक बैंक की ये चर्चा हो गई, एचडीएफसी बैंक गिरावट में खरीदारी करने वाला ही स्टॉक है, और जो लंबी अवधि के लिए लेके बैठे हैं या तो हमारे कहने पे मुनाफा बांध चुके हैं, और नहीं बांधा हुआ है तो घबराए ना, फिर लंबी अवधि के लिए अभी भी अट्रैक्टिव ही है। टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का बना हुआ है। बाकी के कुछ बैंक्स के और अपडेट आए थे, पीएनबी का आया, यूको का आया, आरबीएल बैंक का आया, वो कैसे? हर्षदा, कैसे लग रहे हैं बाकी अपडेट्स? अब पीएनबी के केस में परफॉर्मेंस अच्छा है आशीष। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ग्लोबल बिजनेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 4% की ग्रोथ है, और इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो ग्लोबल डिपॉजिट्स नियरली 3% बढ़े हैं, ग्लोबल एडवांसेस में 5% का इजाफा देखने को मिला है, डोमेस्टिक डिपॉजिट्स करीब 2.5 से 3% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, और डोमेस्टिक एडवांसेस करीब 5% अच्छे हैं। तो पीएनबी अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया है। वहीं आते हैं आरबीएल बैंक पर। तो आरबीएल बैंक के केस में हमने देखा है टोटल डिपॉजिट्स क्वार्टरली आधार पर करीब 2% नीचे है, एडवांसेस 3% ही बढ़ पाए हैं। इनके केस में कासा रेशियो करीब 37.3% पर है वर्सेस लास्ट क्वार्टर 35.2%, यानी कि करीब 3% तक की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। होलसेल एडवांसेस और का अगर मिक्स आप देखिएगा वो 62:38 है, होलसेल टू रिटेल। रिटेल एडवांसेस ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे बढ़े हैं, होलसेल एडवांसेस करीब 2% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है आरबीएल बैंक। साथ ही आप पूनावाला फिनकॉर्प रेडार पर रखेंगे, जहां पर डिस्पर्समेंट्स में करीब 5% का इजाफा है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 52% बढ़कर आए हैं। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए एक्सपेक्टेड है कि 1% से नीचे रहेगा ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए 0.5% से नीचे रहेगा। कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो करीब 5200 करोड़ के आसपास खड़ी है। तो ये इनफैक्ट पूनावाला और पीएनबी का अपडेट बहुत अच्छा है। ओके, ये कहानी है भाई। पीएनबी बढ़िया अपडेट है। सत्तुदे साहब, क्विकली पीएनबी का चार्ट कैसा लग रहा है? सरकारी का अपडेट अच्छा आया है। आशीष जी, देखिए पीएनबी का डेली चार्ट देखें तो लगता है ये सपोर्ट पे खड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट बढ़िया है 120 122। आई थिंक ये सपोर्ट, ये एक जोन है, तो अगर आपको इस लेवल पे एंट्री करना है
तो ये स्टॉप लॉस होगा इसका 118 का, और मुझे लगता है कि 125 का लेवल इंपॉर्टेंट है आज के लिए। 125 अगर निकालता है फिर आशीष जी मुझे लगता है ये कम से कम 130 तक का स्विंग देगा। तो यस, एट दिस लेवल रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है, लॉन्ग करें 120 के ऊपर, 118 का स्टॉप लॉस। ओके, और आरबीएल बैंक, सावंत साहब, आरबीएल बैंक की पोजीशनिंग, चला हुआ स्टॉक, अपडेट फीके से लग रहे हैं। तो यहाँ पे आशीष जी अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी, जो हमेशा की तरह करीबन 270 275 इस जोन से ये स्टॉक काफी बार 4 से 5 बार रिएक्ट कर चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दो चीजें कहूंगा, एक तो जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो करीबन 255 का स्टॉप लॉस यूज करें, यानी ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज के करीब। किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो इस स्टॉक को एक बार 275 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, 275 के ऊपर। उसके बाद इसमें मोमेंटम आएगा जो इसको कंफर्टेबली 300 तक ले जाएगा। सो तब तक ये 275 के ऊपर क्लोज ना हो, फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए और एग्जिस्टिंग लॉन्ग 255 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, बाकी के फाइनेंशियल्स के जो अपडेट आए अब वो समझ ली जाए। हर्षदा, कौन कौन से और कैसे? यूको बैंक भी रेडार पर रहेगा। टोटल बिजनेस में 11% का इजाफा है। एडवांसेस 17.5% बढ़कर आए हैं। डिपॉजिट्स में पिकअप है। कासा रेशियो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी इनफैक्ट 38.62% के आसपास खड़ा है। आईडीबीआई बैंक ने कहा है कि टोटल बिजनेस 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और डिपॉजिट्स में 13% की ग्रोथ है। कासा डिपॉजिट्स करीब 5% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसमें कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी मैं जोड़ना चाहूँगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में टोटल डिपॉजिट्स 3% बढ़कर आए हैं क्वार्टरली आधार पर। कासा 27% के आसपास है। कासा रेशियो जो है वो 25.6% के आसपास आया है और ग्रॉस लोन बुक जो है वो करीब 1% बढ़ी है क्वार्टरली बेसिस पर। डिस्पर्समेंट्स वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% घटे हैं कंपनी के लिए। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक कहता है कि टोटल डिपॉजिट्स 5% बढ़े हैं। यहाँ पर एडवांसेस फ्लैट है, ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिली है और लोन बुक अगर आप देखें वहाँ पर भी एक फ्लैट आंकड़ा ही नज़र आ रहा है। ओके, बाकी के अपडेट्स क्वार्टर के और आए क्या? सिर्फ फाइनेंशियल्स ही हैं? नहीं, आज सुबह में मैक्रोटेक, एंजल वन और कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स आए हैं। तो मैक्रोटेक के साथ मैं शुरुआत करूंगी। प्री सेल्स 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टरली आधार पर अगर आप देखिएगा प्री सेल्स 5% घट कर आए 4030 करोड़ पर। कलेक्शंस 23% घटे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 11% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है। 3 प्रोजेक्ट्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इन्होंने जोड़े और पुणे में, जहां पर ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 11,100 करोड़ के आसपास है। नेट डेट कंपनी का 4,320 करोड़ पर है। एंजल वन कह रहा है कि मंथ ऑन मंथ क्लाइंट बेस 3.5% के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स में करीब करीब 5 से 6% की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ देखने को मिली है। ये इनफैक्ट वो नंबर्स हैं कंपनी की तरफ से। कल्याण ज्वेलर्स ने कहा है कि सालाना आधार पर रेवेन्यू ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 27% की है। इंडिया ऑपरेशन से रेवेन्यू 29% बढ़ रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 12% है ईयर ऑन ईयर और कल्याण के जो 13 फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स हैं वहां पर भी पिकअप देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट बिजनेस में 16% का इजाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो ये भी अपडेट्स पर स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। रचना जी, भोपाल में कल्याण है क्या? कविता जी, अरे इंदौर में पूछना पड़ेगा, सॉरी, आज तो कविता जी हैं। कविता जी, इंदौर में है क्या कल्याण? इंदौर में तो होगा। इट इज देयर, बिल्कुल है। और स्टॉक कैसा लग रहा है? कल्याण ज्वेलर्स काउंटर अगर देखें तो एक अच्छा करेक्शन दिया है पिछले 4 दिनों में। सो अंटिल 470 के लेवल को संभाले हुए है। प्रीवियस स्विंग हाई जो है उस तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 530 540। सो 470 के ऊपर सस्टेन है। अच्छा, बाकी के स्टॉक्स हर्षदा, और कौन कौन से? आशीष, आज एक्सिगो रेडार पर रहेगा। रिसेंट लिस्टिंग नंबर्स आ चुके हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20% बढ़कर आए हैं। एबिटा में 17.5% का इजाफा कंपनी ने दर्ज किया, लेकिन इस बारी हमने देखा है कि मार्जिन थोड़े से टेपर हुए, 20 बेसिस पॉइंट्स ही सही। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, करीब 55% का इजाफा वहां पर देखने को मिला है। कंपनी कह रही है कि एक अच्छा खासा स्केल मंथली एक्टिव यूजर्स में देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। बस का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 41% है। ट्रेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनफैक्ट सबसे बढ़िया है 34% पर और साथ ही साथ अगर आप देखें
ट्रेन का जो टिकटिंग रेवेन्यू है वो 24% बढ़ा, फ्लाइट टिकटिंग रेवेन्यू 43% बढ़ा है, बस टिकटिंग रेवेन्यू करीब 66% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इस सब के बीच कंपनी के एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स भी बढ़े हैं। वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग फैक्टर है, लेकिन उस पर देखते कंपनी क्या कहती है और आगे का क्या प्लान है। रेमंड रेडार पर रखेंगे, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है रियल एस्टेट कारोबार के डीमर्जर को। रेमंड के एक शेयर के सामने आपको रियल एस्टेट बिजनेस का एक शेयर मिलेगा। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कह रहा है 7 रेजिडेंशियल सोसाइटीज ये बोरिवली में रीडेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, 1800 करोड़ की कमाई हो सकती है, वहां पर ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू उतनी है। आरवीएनएल के लिए 2 अपडेट्स हैं। एक तो एमओयू साइन किया है दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ, आगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया या फिर अब्रॉड में डीएमआरसी बिड करेगा तो आरवीएनएल उसके साझेदार रहेंगे। इरकॉन की तरफ से ऑर्डर मिला है, आरवीएनएल ने इरकॉन को ऑर्डर दिया है 750 करोड़ का। बीजीआर एनर्जी 1000 करोड़ राइट्स इशू के जरिए रेस करने वाला है। लॉयड मेटल का क्यूआईपी लॉन्च हुआ है, 1044 करोड़ का बेस साइज है, अप साइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिमांड 1218 करोड़ तक। इंडिकेटिव प्राइस जो है 696 रुपीस प्रति शेयर है। कल के क्लोज से अगर आप कंपेयर करेंगे रफली 10% तक का डिस्काउंट। और बजाज ऑटो आज रेडार पर रहेगा। सब लोग देखना चाहेंगे इनकी जो पहली सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल जो आज लॉन्च होने वाली है। बिल्कुल हर्षदा, तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे स्टॉक्स और न्यूज़ सामने रखने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ आज इम्पॉर्टेंट है आशीष, आज एक बहुत ही ख़ास शख्सियत का जन्मदिन है। एक मोन्टाज प्ले करते हैं, उसके बाद आते हैं।